दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, या फिर ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विश्व बैंक। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सभी देशों में विकास एवं साझा समृद्धि के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में आंतरिक प्रवासन के मामले में 40% वृद्धि की तुलना में विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हुई है। इसके अनुसार प्रवासियों और शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विश्व बैंक। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। कथन दो है, इसे जैव विविधता सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए इसमें से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 4 और जैव विविधता विरासत स्थलों यानी बीएचएस को अधिसूचित किया। इस घोषणा से राज्य में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कुल 8 हो गई है। आपको बता दें, भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है, इसलिए कथन एक सही है। इसे जैव विविधता सम्मेलन यानी सीबीडी के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है टोगो, दूसरा है बेनिन, तीसरा है माली। उपयुक्त में से किन देशों की सीमा बुर्किना फासो से लगती है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन। हाल ही में पूर्वी बुर्किना फासो में सशस्त्र आतंकवादी समूहों के हमले में 33 सैनिकों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है। यहाँ एक व्यापक पठार स्थित है और सवाना क्षेत्र इस देश की भौगोलिक विशेषता है। इसकी सीमा उत्तर तथा पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन और दक्षिण में कोटे डी आइवर, घाना एवं टोगो से लगती है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीटो इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए द्वारा अपनाया गया था। कथन दो है, इसे यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग राजनीतिक विचारों से प्रेरित है, न कि नैतिक दायित्वों से। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2022 में वीटो इनिशिएटिव के रूप में एक प्रस्ताव को वोट के बिना आम सहमति से अपनाया था, इसलिए कथन एक सही है। इस प्रस्ताव का नाम स्टैंडिंग मैंडेट फॉर अ जनरल असेंबली डिबेट्स व्हेन अ वीटो इज कॉज्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल है। संयुक्त राष्ट्र में लिंकेस्टन के स्थायी मिशन ने वीटो पहल का प्रस्ताव दिया था, इसलिए कथन दो सही नहीं है। यह निर्णय पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के एक दिन बाद रूस द्वारा परिषद में अपने वीटो का उपयोग करने के मद्देनजर आया था। इस संकल्प को अपनाने के बाद स्थायी सदस्य द्वारा परिषद में वीटो का उपयोग अब महासभा की एक बैठक को निर्धारित करता है, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वीटो की जांच और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स यानी पोर्ट पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र आपदा आकलन और समन्वय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए
संयुक्त राष्ट्र कार्यालय या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 महामारी जैसे भविष्य के प्रकोपों की बेहतर ढंग से तैयारी के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का पूरा नाम प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स यानी PERT है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसकी घोषणा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन महामारी के लिए वैश्विक बैठक में की गई थी। इसका उद्देश्य किसी भी श्वसन रोग जनक जैसे इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए एकीकृत योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, या फिर गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 49 से संबंधित है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को हम लोग समझते हैं। हाल ही में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंकटेक ने सरकार से केरल के थिरुनेली में श्री महाविष्णु मंदिर में स्थित 600 साल पुराने विलुक्कामाडोम के संरक्षण का आग्रह किया है। संरचना का 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक समृद्ध इतिहास है। थिरुनेली मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा। यह जो है प्रावधान अनुच्छेद 49 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिग्मी हॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी आयुसीन स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कथन 2 है भारत में यह मानस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में जर्नल साइंस में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अफ्रीकी स्वाइन फीवर यानी ASF पिग्मी हॉक को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर यानी ASF घरेलू और जंगली सूअरों की एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 100% तक पहुंच सकती है। ये वायरस अस्पाविरिडे परिवार से संबंधित है। गौरतलब है कि पिग्मी हॉक दुनिया में जंगली सुअर की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है। आयुसेन ने इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है, इसलिए कथन 1 सही है। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। वर्तमान में इसकी आबादी असम के मानस टाइगर रिजर्व में भी पाई जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वराह मोहर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या फिर चोल वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चालुक्य वंश। हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी BORI के शोधकर्ताओं ने शिला भट्टारिका यानी प्राचीन भारत की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री को बादामी के प्रसिद्ध चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की बेटी के रूप में स्थापित करके उस पर नया प्रकाश डालने का दावा किया है। इस शोध के लिए बादामी चालुक्य शासक विजयादित्य के शासनकाल की 5 तांबे की प्लेटों वाला एक ताम्रपत्र चार्टर BORI पुणे लाया गया था। आपको बता दें बादामी चालुक्य शासक विजयादित्य का शासनकाल 696 से 733 ईस्वी के बीच था। चार्टर में सुंदर वराह मुहर वाली 5 प्लेटें थीं। बता दें कि वराह मुहर बादामी चालुक्यों का ट्रेडमार्क थी, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चालुक्य वंश। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है चाम नृत्य, दूसरा है भारतीय खगोलीय वेधशाला और तीसरा है लोसर। उपरोक्त विशेषताएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लद्दाख। हाल ही में युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने लद्दाख में G20 के तहत Y20 प्री समिट मीटिंग की मेजबानी की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने हेमिस मठ में प्रसिद्ध चाम नृत्य देखा। आपको बता दें कि चाम नृत्य तिब्बती बौद्ध धर्म के सभी 4 स्कूलों निगमा, शाक्य, काग्यू और गेलुग में प्रयोग किया जाता है।
लद्दाख की अन्य विशेषताओं की बात करें तो भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह के निकट हानले में स्थित है। वहीं लोसर लद्दाखी नववर्ष है जो शीतकालीन संक्रांति के समय आता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी लद्दाख। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह हर साल 1 मई को मनाया जाता है। कथन 2 है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह 1923 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में जाना जाता है। यह हर साल 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। मजदूर दिवस की परंपरा 19वीं सदी के अमेरिका से चली आ रही है। 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल की। 1889 में सोशलिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेरिस में मुलाकात की और 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का फैसला किया। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। मजदूर दिवस के लिए भारत में पहला समारोह लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंचे एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही मार्च 2023 हेतु औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक को श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय यानी श्रम ब्यूरो ने जारी किया, इसलिए विकल्प सी सही है। ये सूचकांक मुद्रा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये सूचकांक देश में औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण 88 केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने जारी किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला बिहान मेला क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित एक वार्षिक कला मेला, ऑप्शन बी झारखंड के बोकारो जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला, ऑप्शन सी मणिपुर में कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक नृत्योत्सव, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा के नयागढ़ जिले की कोन जनजाति का बीज उत्सव। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों, उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।